वो उस फॉरेस्ट से अपने घर यानी ज्वांग किंगडम के मेपल फॉरेस्ट सिटी, जहां उसकी डाओ एकेडमी होती है, वहां रिटर्न आ जाता है और उसके पीठ पर एक लकड़ी का बॉक्स भी होता है। उसे बहुत दिनों बाद एकेडमी में आता देख वहां के डिसाइपल खुश होकर चिल्लाने लगते हैं, झांग वंग लौट आया, वो लौट आया। इसके बाद झांग सीढ़ियां चढ़कर एकेडमी में एंट्री मारता है और आकर अपनी पीठ का लकड़ी का बॉक्स बाजू में फेंक देता है। वहीं झांग वंग लौट आया का शोर सुन एक बंदा अपने सामने खड़े बंदों को बाजू में धकेलते हुए कहता है, जांग सरनेम का बंदा वापस आ गया। और जांग को देखकर खुशी से उसे अपनी बाहों में पकड़कर कहता है, सचमुच तुम ही हो कमीने, सबको लगा था तुम मर गए। तुमने हम भाइयों को बेकार में इतने दिनों तक टेंशन में रखा, धिक्कार है। और ये होता है स्वॉन सेकंड ब्रदर दू येहू। अब इसे हम दू येहू ही कहेंगे। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ये स्वॉन ब्रदरहुड का मतलब है कि इन 5 बंदों ने कसम खाई होती है कि वो मरते दम तक भाई रहेंगे। हम देखते हैं एक और बंदा जांग को देख कांपते स्वर में कहता है, ये बहुत अच्छा है थर्ड ब्रदर, जब तक तुम लौट आए हो बस यही मायने रखता है। ये होता है स्वॉन एल्डेस्ट ब्रदर लिंगही। ये इन 5 में सबसे बड़ा होता है। एक और बंदा जांग को देख कहता है, अय्यो अय्यो, मैंने कहा था ना कि वो नहीं मरेगा, बस कहीं पैसे कमाने चला गया होगा और हमें भूल गया। लेकिन ये फटेहाल कपड़े देखकर लगता तो नहीं कि पैसा कमाया होगा। क्या ऐसा तो नहीं कि जब कहीं और ठिकाना नहीं मिला तभी हमें भाइयों को याद किया, मेरे प्यारे थर्ड ब्रदर। और ये है स्वॉन फिफ्थ ब्रदर झाओ रुचिंग। वहीं दू येहू शांत खड़े जांग से कहता है, धिक्कार है, अगर आज रात तुम हमारे साथ जमकर नहीं पियोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर रुचेंग कहता है, अरे मुझे लगता है ये बदबूदार बाघ तो बस पीना चाहता है और थर्ड ब्रदर का बहाना बना रहा है। इस पर दू येहू कहता है, अबे साले झाओ रुचेंग बदमाश, अपने बड़ों की कोई इज्जत नहीं करता क्या? मैं तो सचमुच अपने तीसरे भाई के लिए बहुत खुश हूं। इस पर रुचेंग कहता है, छे, कौन नहीं जानता कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे बहुत सारी शराब की बोतल छिपी हुई है, दू येहू। इस पर सबसे बड़ा भाई लिंग ही उन्हें शांत करते हुए कहता है, अच्छा अच्छा, अब सब चुप हो जाओ। तीसरे भाई, आखिर हुआ क्या था? तुम लौटने के बाद से इतने गंभीर क्यों हो? ये सुन दू येहू कहता है, हाँ, तुम वहां क्या घूर रहे हो? और सारे जांग जिस तरफ घूर कर देख रहा होता है वहां देखने लगते हैं और सामने उनका ही चौथा भाई होता है जो जांग को देख कहता है, क्यों इतने दिनों के लिए बिना कुछ कहे चले गए? हम सब बहुत परेशान थे। और ये चौथा भाई पांग पेंगजू होता है जिसे हम पेंगजू कहेंगे। इस पर जांग उससे गंभीर टोन में कहता है, कुल 57 दिन हो गए। इन 57 दिनों में मैं हर रोज तुम्हें याद करता रहा, लेकिन तुम क्या सच में मेरी वापसी चाहते थे? इस पर पेंगजू कहता है, तीसरे भाई, जरूर कोई गलतफहमी है। उस घटना के बाद मैं बहुत बेचैन था। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह लोगों को भेजा। इन दोनों को बातें करता देख दू येहू कहता है, अरे तुम बस पेंगजू की ही सोचते हो, यहां तुम्हारा दूसरा भाई भी तो है। इस पर जांग कहता है, बिल्कुल, तुम सारे बिना मुझे ढूंढे आराम कैसे रह सकते हो? वहीं रुचेंग उन्हें पीछे धकेलते हुए कहता है, बस करो, चलो पहले किनारे चलते हैं। फांग और जांग की बातें सुन आसपास के डिसाइपल बातें बनाने लगते हैं। एक कहता है, वाह, सीनियर भाई जांग की बातों में कुछ छुपा मतलब है क्या? इस पर दूसरा कहता है, बकवास मत करो, सीनियर भाई फांग हमेशा से नेक रहे हैं। तभी जांग को लिंग ही कहता है, तीसरे भाई, तुमने इन दिनों बहुत कुछ सहा होगा, चलो बैठते हैं और धीरे धीरे सब जोड़कर समझते हैं। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो हम भाई तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे मामला काउंटी डाओ इंस्टीट्यूट तक ले जाना पड़े या नेशनल डाओ इंस्टीट्यूट तक, हम पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन सच्चाई साफ करनी जरूरी है, जल्दबाजी मत करो, कोई जानबूझकर फूट डाल रहा है। इस पर जांग अपने साथ लाए लकड़ी के बॉक्स पर हाथ रखकर उससे कहता है, बड़े भाई, मैं जानता हूं तुम्हें किस बात की चिंता है। मैं भी हमारी कसमें खाई भाईचारा बहुत कीमती मानता हूं, लेकिन अफसोस है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए भाइयों से गद्दारी कर जाते हैं। इस पर तुरंत फांग पेंगजू कहता है, जियांग वांग, बिना सबूत के झूठे इल्जाम मत लगाओ। ये सुन वो अपने साथ लाए लकड़ी के बॉक्स पर जोर से हाथ मार उसे फोड़ते हुए कहता है, ये है सबूत, उस बॉक्स के अंदर का देख। चारों भाई हैरान होते हैं। हम उस बॉक्स के अंदर एक इंसान को देखते हैं और ये आदमी होता है फांग पेंगजू के फैमिली का सर्वेंट फांग डेके। इसके बाद जांग पेंगजू को बताने लगता है, उस दिन तुम्हारे ही घर के नौकर ने निमंत्रण दिया था कि तुमने मुझे मून व्यूइंग टावर पर दावत के लिए बुलाया है
पश्चिमी पहाड़ पर डाकुओं का सफाया करने और डाओ इंस्टीट्यूट का मैरिडियन ओपनिंग पिल हासिल करने की खुशी में। जब मैं पहुंचा और तुम नहीं आए तो उसने मुझे पहले ही पीने पर जोर दिया, कहते हुए कि यह वो उम्दा शराब है जो तुमने खास तौर से भेजी है। किसे पता था कि शराब में जहर मिला है। ये सुन, पेंगजू फुल स्पीड से अपनी सोड निकालकर उस सर्वेंट के गले में घुसाते हुए कहता है, कमीने! फांग परिवार ने तुम्हें खाने को 2 रोटी दी, मकान दिया और तुमने कैसे डाकुओं से मिलकर नकली चिट्ठियां बनाकर मेरे तीसरे भाई को नुकसान पहुंचाया। और वो सर्वेंट उस अटैक से वहीं मर जाता है। फिर अपनी सोड उसकी गर्दन से निकालकर जांग से कहता है, ये नीच सर्वेंट शायद बचने के लिए झूठ बोल गया है ताकि हमारे बीच फूट डल जाए। तीसरे भाई, उसकी बातों पर यकीन मत करो। इस पर जांग कहता है, मुझे पता था तुम उसे मार दोगे, लेकिन कोई बात नहीं, उसने पहले ही पूरे कबूलनामे में ये सब तुमने करवाने के ऑर्डर दिए थे, ये लिखकर हस्ताक्षर कर दिए हैं। देखना चाहोगे? इस पर पेंगजू कहता है, तीसरे भाई, ये नकली है। पेंगजू और क्या करे कि तुम मुझ पर विश्वास करो। इस पर जांग कहता है, ये नफरत मिट नहीं सकती, इसका हल बस मौत है। इस पर पेंगजू कांपते हाथों से अपनी सोड उठाता है और कहता है, तीसरे भाई, क्या सचमुच हमें भाइयों को इस मुकाम तक आना पड़ेगा? इतनी झंझट की जरूरत नहीं। भले ही वो नीच सर्वेंट फैंग डिकाई ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला था, लेकिन परिवार का हेड होने के नाते जिम्मेदारी मेरी है। फिर उसके सामने झुककर रोते हुए अपनी तलवार उसके सामने कर कहता है, अगर तीसरे भाई का गुस्सा ऐसे ही नहीं थमता तो ये तलवार लो और मुझे मार दो। पेंगजू तुम्हें कभी दोष नहीं देगा, माफ करना। पेंगजू को ऐसा करता देख एक डिसाइपल कहता है, सीनियर भाई फांग, ऐसा मत करो। इस पर दूसरा कहता है, हम सब सीनियर भाई फांग के चरित्र पर यकीन करते हैं। इस पर जांग उसकी सोड को देख कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सुन, दू ये हूं थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहता है, हां, तीसरे भाई, चौथे भाई, ये मामला। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जांग अपनी सोड निकालते हुए कहता है, तुम्हारी सोड गंदी है, अगर मुझे तुम्हें मारना है तो मैं अपनी सोड से मारूंगा। जांग को अपनी सोड निकालता देख नीचे बैठे पेंगजू का रोना ही बंद हो जाता है और तभी जांग एक जोरदार स्लैश पेंगजू पर करता है। उस स्लैश को देख बाजू खड़े तीनों भाइयों की सांसें गले में ही अटक जाती हैं। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आगे आगे ये स्टोरी और भी मजेदार होने वाली है। इसके अगले चैप्टर के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।